नहीं लगता कि आजम खान सपा छोड़कर कहीं जाने वाले। ये अलग बात है कि अखिलेश के साथ उनका कूल और काफी मौकों पे हमने देखा है। आज भी जब उनको रिहाई के बाद सवाल पूछा गया तो अखिलेश के मामले में उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध ली। ये जरूर उन्होंने इशारे इशारे में कहा कि मेरे अपनों का भी हाथ रहा है मुझे इस तरीके से सफर करते हुए देखने में। 27 महीने 814 दिन के बाद आज उनकी रिहाई हुई है जेल से। काफी इस बीच में खबरें भी आई, काफी तरीके के तमाम वाकये भी आए, और अखिलेश का भी चुप्पी साध जाना उनको लेकर, आजम खान का चुप लगा जाना, ये मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी होगी इस मुद्दे पे बिल्कुल कहना कि वो सपा छोड़ने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि सपा के बाहर उनका कहीं भी मौजूद है, ना उनकी राजनीतिक विचारधारा दूसरी पार्टी से कहीं पे मिलती है। क्योंकि हम सब ने देखा कि भू माफियाओं के नाम पर, अवैध जमीन के मसले के नाम पर उनको, और यूनिवर्सिटी की जमीन को अभी डीएम ने एक स्टेटमेंट दिया है कि उस जमीन पर वापस कब्जा लिया जाएगा। तो सवाल ये है कि ठीक है, अगर किसी ने कोई गलती की या कहीं पे कुछ इस तरीके की बात निकल के आती है तो कानून की नजर में वो उसको बकायदा दोषी करार दिया जाना चाहिए, और कानून के मद्देनजर ही उसके ऊपर जो भी तय सजा होती है वो चलाया जाना चाहिए। लेकिन आजम खान को लेकर तमाम अटकलें ये उड़ती रही। आपने देखा होगा कि चुनाव के बीच में या उत्तर प्रदेश के चुनाव के ठीक बाद उनको रिहा किया जाना किस तरफ इशारा करता है। फर्क तो कहीं ना कहीं पड़ता है ना, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, उत्तर प्रदेश के जो उनके फॉलोअर है, कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है। इसके लिए ही शायद इलेक्शन के पहले जो रिहाई आज हुई है वो पहले भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो रिहाई पहले नहीं हो सकती। कोरोना से भी वो ग्रसित हुए और बीच में इस तरीके की खबरें भी उड़ी कि शायद वो बहुत बुरी स्थिति में है और रिकवर ना कर पाए। दूसरी तरफ आज एक तरफ आजम खान की रिहाई और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की, योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक और उनके दूसरे और मंत्रिमंडल के लोगों के साथ तस्वीरें बैठक की आज की वायरल हो रही। तो मुझे लगता है कि राजनीति कब किस करवट बैठेगी इसके बारे में हम अभी तुरंत अगर कयास लगाएं तो ये ठीक नहीं होगा, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। विनीता देखिए, ऐसा है कि जो आज का डिसीजन है कोर्ट का वो बड़ा संतुलित माना जाएगा। आप उसको संतुलित मान के कहें या संतुलित कहें, उसमें कोई अंतर नहीं है। बड़ी सफाई से जिस तरीके की आपादापी की स्थिति क्रिएट की गई थी पूरे देश में और बनारस में भी कि ये हुआ जी, बस आप उसको आप देखें अगर, तो आज जो कोर्ट का फैसला आया है वो बहुत बहुत एक कहते हैं ना कि सराहनीय तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बीच का जरूर संतुलन लाने वाला है कि भाई एकदम से आपाधापी। और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि निचली अदालत इस मामले को लेकर कोई भी फैसला नहीं लेगी। वैसे भी जब लीगली सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर होता है तो किसी निचली अदालत को फैसला लेने का अधिकार ही नहीं है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है यहाँ पे कि कोई कमीशन बनता है, सर्वे होता है, उसकी रिपोर्ट कोर्ट में फाइल नहीं होती और उसके पहले जो है वो रिपोर्ट मीडिया के एकदम तमाम लोगों के वॉल पर और हर जगह घूमनी शुरू हो जाती है। एक जज साहब भी इसमें हटाए गए हैं, उन जज साहब के ऊपर एलिगेशन है। और रही बात बनारस को लेके, बनारस के लोगों के बीच में मैं हूं, बनारस के लोगों से मैंने बात की, उन सबका एक सुर में कम से कम 40-50 लोगों से आज मैंने बात की है। सबका यही कहना है कि बीजेपी सब कुछ अच्छा कर रही है, लेकिन ये हिंदू मुसलमान वाला जो एंगल लेके आई है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। महंगाई इस समय सबसे बड़ी बात है और हमने तो उनके अगेंस्ट में वोट दिया था, ये लोगों का कहना है। वो लोग जो रोज का व्यवसाय चलाते हैं, फोटोकॉपी वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, तो छोटे दुकानदार हैं, मझोले दुकानदार हैं, उन्होंने कहा कि बेईमानी करके सीट इन्होंने हथिया लिया। ये जनता की बात है, ये मैं आप और हमारे चैनल पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं कह रहा, ये आम जनता कह रही है। क्योंकि आम जनता की पहचान को हम उजागर नहीं कर सकते, जिस तरीके की चीजें चल रही हैं उनके घरों पे कल को दिक्कत खड़ी हो सकती है। उसमें से इन सारे लोगों में एक पूर्व प्रधान भी शामिल थे जिन्होंने बताया कि हमने किस तरीके से ये कोरोना के बीच में बुरा दौर देखा और अब हम थोड़ा संभल रहे थे तो बीजेपी ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेके चली आई है। शिवलिंग है कि नहीं है, और लोगों की एक बड़ी और अच्छी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोगों का ये कहना कि देखिए हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, सरकार जो चलाने वाले लोग हैं वो हमसे ज्यादा समझदार हैं, लेकिन क्या किसी मुसलमान शासक ने अगर वहां पे तोड़ फोड़ की,
उसने पूरे मंदिरों को तोड़ दिया, तो क्या उसने शिवलिंग को बचा के रखा होगा कि कई हजार साल बाद जो है लोग आए और वहां पे दावा ठोके अपना? आप देखें, आज सिर्फ बनारस की बात नहीं है, आज तमाम और दूसरे जगहों को भी लेकर, जहां पे मस्जिद है, जहां पे नमाज अदा होती है, याचिकाएं दायर की गई हैं। तो ये क्या मैसेज जाता है? ज्ञान वापी के बहाने ये मैसेज ये जाता है कि आप कब्जे की नीयत से काम कर रहे हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपने ज्ञान वापी का मुद्दा बताया, दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि जितने भी जमीन का अधिग्रहण हुआ, अभी कॉरिडोर के नाम पे जितने इन्होंने ऑक्युपाई किया लैंड, बड़ी मजेदार बात है कि पहले की जो प्रॉपर्टीज थी वहां पे वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के नाम पे थी, लेकिन जो सरकार ने 4 साल में दोहन किया, जो एक कहते हैं ना कि एक तरीके से लूट खसोट मचाई, वो सारी की सारी जमीनें राज्यपाल के नाम से है। कल को ये इस बात की क्या गारंटी नहीं है कि अडानी और अंबानी को वो भी दहेज में परोस कर दे दी जाएगी? क्या कंट्रोल है? और ये क्यों ना माने कि इतनी प्राइम लोकेशंस पे ये मंदिर है, मंदिर का जो बड़ा परिसर है, उसको कब्जे की नीयत के पीछे हिंदू मुसलमान के बहाने लोगों को खड़ा करके, नीयत कुछ और है, किसी और मंशा के तहत काम हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बाद में, पहले बनारस के सांसद हैं। सांसद होने के नाते बनारस में कितनी बार उन्होंने मुंह दिखाई करवाई है, ये लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है, कि बनारस के सांसद होने के नाते कितनी बार मुंह दिखाई करने आए हैं। आज तक जब भी बनारस में आए हैं वो सिर्फ प्रधानमंत्री की हैसियत से आए हैं। और ये एक शिवलिंग को लेकर जो बवाल बीजेपी ने खड़ा किया है, 3 सालों में अनगिनत शिवलिंग और मंदिर तोड़ के उन्होंने नालियों में बढ़ा दिया, कूड़े में फेंक दिया, उसके बारे में कौन सवाल पूछने वाला है? जी विनीता। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।